किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है पूरे मक्खन की तरह आप लोग को बताने जा रहे हैं, सभी को एकदम ध्यान से देखिए। और जो बच्चे हमारे चैनल को फॉलो करते हैं आपको पता होगा बेस्ट सॉल्यूशन देता हूँ, एकदम मक्खन की तरह समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पे आपको पता करना है। तो एक ए बिंदु दिया हुआ है, मान लिया मैंने, जैसे देखो दो को एक का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, एक का दिया हुआ था निर्देशांक a, b और एक और का दिया हुआ था -a -b। तो इसको हम a मान लिया और इसको b मान लिया बच्चों, ठीक है। तो देखो हम a को यहाँ पे दिखा दिया और b को यहाँ पे दिखा दिया। अब इनके बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो देखो हम यहाँ पे x1 y1 भी इसको मान सकते हैं और x2 y2 अपने सहूलियत के लिए इसको लिख लिए हैं, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र लगाने पर, वही मैंने लिखा है कि दोनों के बीच दूरी सूत्र लगाने पर, तो दूरी सूत्र का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या है बच्चों फॉर्मूला? d = क्या होता है? √, याद रखिए, x2 - x1 का स्क्वायर, याद रखिएगा, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो यहाँ से देखिए x1 ये है और y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है। तो अब यहाँ से आप फॉर्मूला इसमें से जो वैल्यू वो पुट करते जाइए, आपका वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे? d = है ना। अब देखो यहाँ पे हम x2 कौन है, तो देखो x2 यहाँ पे ये है -a, तो यहाँ पे -a बैठाएंगे, है ना, -a। अब देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, और फिर यहाँ पे x1 है तो x1 की जगह में फिर a है तो यहाँ पे a ही लगाएंगे, और फिर होल स्क्वायर प्लस y2, देखो y2 -b है तो यहाँ पे फिर -b जाएगा, फिर माइनस देखो यहाँ पे लगा तो माइनस का साइन लगा दीजिए, फिर y1 लगाना, तो y1 क्या है? y1 b है तो b और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। कैसे कैलकुलेट होगा? देखो माइनस a क्या हो जाएगा? -2a हो जाएगा, -2a इसका होल स्क्वायर प्लस फिर -2b हो जाएगा, देखो वो वाला, और फिर इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसी को आगे मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, अपने कॉपी में नीचे लिखिएगा, मैं यहीं बढ़ा दे रहा हूँ। d = ये देखो -2 का a क्या होता है? -2 को भी अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो 4 ही आएगा, तो क्या आ जाएगा? 4a² प्लस, और ये क्या हो जाएगा? 4b² हो जाएगा, है ना, उसी टाइप का। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे ध्यान देना, यहीं से बच्चे गड़बड़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉमन ले लो, 4 को कॉमन ले लो, तो a² अंदर रह जाएगा प्लस b² अंदर ही रह जाएगा। फिर से आगे d बराबर, देखो आप नीचे लिखना, तो ये 4 का आपको पता होगा कि वर्गमूल क्या होता है। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2, तो ये 1 2 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2, है ना, रूट अंडर में क्या चल जाएगा? a² प्लस b²। तो देखिए यही आपका दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो यहाँ पे ये मैं मिटा देता हूँ, तो आप लिख दीजिएगा ऐसे करके कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एकदम इसी तरह से परीक्षा में लिखना है ताकि पूरे के पूरे अंक मिले, है ना। ये इकाई में आएगा बच्चों, याद रखिएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? दूरी 2√a² प्लस b² इकाई होगा। ये आपको लिख देना है, बस इतना लिख दोगे आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर पर चलते हैं। देखो यार, जो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है बच्चों, उसमें कोटे का वैल्यू दे दिया गया है, लेकिन आपको कोसे का वैल्यू पूछ रहा है। तो कोटे का मतलब क्या होता है पहले आप समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चे इसको गलत बना रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ। कोटे का वैल्यू क्या होता है? तो कोट देखो tan का उल्टा होता है। tan का वैल्यू मैं पहले बता दूँ आपको। tan a का वैल्यू क्या होता है? tan a का मतलब आपका होता है लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार, ठीक है। अगर ऐसे याद नहीं है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं p/b, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब, क्योंकि tan a और कोट a दोनों एक दूसरे का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब बोल सकते हैं कि मतलब इसका उल्टा होता है ना। तो आप लोग इसके हिसाब से समझ सकते हैं कि आधार बटे लंब होता है। समझ में आया आपको? अब ये याद रखना है कि कोट a के हिसाब से आधार देखना है। तो a का कोण, जो कोण a है उसके हिसाब से हमको आधार देखना होगा। तो देखो जहाँ पे कोण a है उसके नीचे का आधार कौन है? तो ab है, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं कि a के लिए आधार ab है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि a के लिए आधार ab है। आधार में सिर्फ बात कर रहा हूँ अभी आधार। अब देखो अगर C रहता तो C के लिए फिर आधार कौन हो जाएगा? BC, याद रखिएगा। C का आधार, C के लिए आधार कौन रहेगा? C का आधार मतलब C का आधार कौन रहेगा बच्चों? कौन C का आधार हो जाएगा? BC। तो आप लोग जब यहाँ पे मार्क दीजिएगा A, तो उसके हिसाब से फिर आपको यहाँ लिखना होगा आधार का वैल्यू, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आधार लिख दिए हैं तो AB नहीं लिख के BC लिख देते हैं। अगर बराबर BC अगर आप लिखते हो तो ये सरासर रॉन्ग है, क्योंकि BC आपका आधार नहीं है। कौन A के लिए आधार AB है। तो ये सारी जो छोटे छोटे मिस्टेक होते हैं आप लोग बहुत करते हैं परीक्षा में, जिसके कारण आधा नंबर काट लिया जाता है। आपका मैथ्स में 100 में 100 क्यों नहीं आता, मैं उसी का रीज़न बता रहा हूँ। मेरा खुद मैथ में 100 में 100 आया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस में अंक कटते हैं। तो उसमें आपके हाफ नंबर काट दिए जाते हैं, ठीक है। जब आपके सबके सब सही रहे तो ठीक है,
उसमें हाफ नंबर काट लिया जाता है। और अगर आपको कहीं कहीं गलत है तो फिर आपको अंक दे दिया जाएगा, लेकिन जहाँ पर अगर सब पूरा का सही है तो ये इसी तरह से फिर अंक लास्ट में काटा जाता है। तो देख लो, अंक कोटे बराबर आधार बटे लंब आपको लिखना है। और यहाँ पे कौन है, तो आधार यहाँ पे ए बी है, तो यहाँ पे ए बी लिख देना बच्चों, ए बी है ना। और फिर आपको यहाँ पे लंब लिखना है, तो लंब यहाँ पे बी सी हो जाएगा। कोण ए के लिए देखो सामने की जो मतलब भुजा होती है वही लंब होता है, तो क्या हो जाएगा बी सी। ठीक है, जैसे बोल रहा है एकदम उसी तरह से परीक्षा में आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, आधार होता है बी और लंब होता है पी, बी बाई पी। ठीक है, चूँकि आप डायरेक्ट लिखिए, आपको दिया हुआ है बी बाई पी इज इक्वल टू कितना दिया बच्चों, आपको दिया हुआ है 8/15 दिया हुआ है ना, सॉरी 8/15। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे पूछा क्या, क्वेश्चन क्या पूछा है, कोसे का वैल्यू आपको चाहिए। तो कोसे का वैल्यू जब चाहिए तो आपको क्या चाहिए, b/h। क्या चाहिए, b/h। अब देखो b हमको पता है, देखो b यहाँ से 8 है, लेकिन h का हमको पता नहीं है। और ध्यान दीजिए ये पे आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है ये आपका डिवीजन में दिया हुआ है, मतलब कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल में दिया है, जबकि ये 8 है तो ये 15 है। इसका मतलब ये नहीं है कि b यहाँ पे 8 है, यहाँ पे ये b जो 8 है ये b 8 नहीं है। यहाँ पे हमको इसके साथ इसका गुणक के मानना होगा, इसका गुणक के मानना होगा। क्यों मानना होगा ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि 8/15 इज इक्वल टू होता है 16/30, है ना। फिर आप देखोगे तो 24/45 सभी बराबर हैं। तो क्या कह सकते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये या सिर्फ यही होगा, हो सकता है यही हो। तो इसका के का गुणक यहाँ पे क्या है, 2। तो क्या लिखेंगे 8/15 के अगर यहाँ पे रहता, तो अगर ये वाला अगर यूनिट रहे तो यहाँ पे के का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसलिए आपको हमको यहाँ पे के मानना पड़ेगा। ठीक है, क्यों मानना पड़ेगा मैं समझा दिया हूँ आपके। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलिए हम लोग क्या लिखते हैं, चलिए देखते हैं। अगर आप अच्छे से बनाना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से लिखते जाइएगा। तो लिखिएगा चूँकि कोटे, मैं इसी को एक बार अच्छे से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप सिर्फ यही वाला भी लिखिएगा तो नंबर दे देगा 2 नंबर, लेकिन अगर आप जो बच्चे मतलब कोण और आधार वाला में अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो आप इस तरह से बनाइएगा। कोटे इज इक्वल टू 8/15 इज इक्वल टू, है ना, क्या लिखिएगा, कोण ए के सामने की भुजा, कोण ए के साथ वाली भुजा, देखो साथ वाली भुजा, कोण ए के साथ वाली भुजा। अगर आप ऐसे बनाओगे तो अच्छा रहेगा, और ऊपर वाले तरीके से भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बटा में लिख दीजिए कोण ए के सामने की भुजा, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, सामने की भुजा ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो लेट यहाँ पे आपको भी मैंने मान के दिखाया था क्या मानना है, 8 के और 15 के मानना है। तो यहाँ क्या करेंगे, माना, लिखिए माना ए बी इज इक्वल टू 8 के मान लिए हम लोग, और या तथा भी लिख सकते हो, बी सी इज इक्वल टू कितना मान रहे हैं बच्चों हम लोग, 15 के। अब देखो ये सब मैं मिटा देता हूँ, ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों मैं के लगा रहा हूँ। के लगाइएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू 15 के। ठीक है, अब हमको क्या पता लगाना है, हमको ए सी पता लगाना है, एच। देखो ये वाला जो ए सी दिख रहा है ना, वो ए सी हमको फाइंड आउट करना है, ये वाला लंबा वाला रेखा। तो चलिए हम इसको पता लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर लिखिए त्रिभुज ए बी, रुकिए, त्रिभुज ए बी सी पर पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर होता है ना, बाकी भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। आप लोग लिख दीजिएगा। अब जल्दी जल्दी बनाता हूँ मैं। ए सी स्क्वायर यहाँ पे लीजिए, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 के, तो 8 के इसका स्क्वायर, यहाँ पे देखिए होल के ले लो, और बी सी के इतना दिया हुआ है 15 के, तो 15 के का स्क्वायर, ऐसे करके बनाना है। उसके बाद देखो क्या करना है, ए सी स्क्वायर यहाँ पे लिखिए, ये कितना हो जाएगा 64 के स्क्वायर आ जाएगा, 88 64 ना होता है बच्चों, और 15 15 225 होता है, तो 225 के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, समझते चलिए। अब ए सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, दोनों को जोड़िएगा तो 269 के स्क्वायर आएगा। ठीक है, सॉरी 289 आएगा। ठीक है, 289 के स्क्वायर। और याद कीजिए कि 13 13 189 होता है, 13 13 289 होता है, 289। तो ये दोनों गुणक में टूट जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 13 × 13 × के स्क्वायर। ठीक है, ये अभी इधर किनारे हटाइए इसको। तो ये देख लीजिए, दो जब जोड़ा में हो गया तो एक बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13 के। ठीक है, इधर AC हो जाएगा, तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा 17, सॉरी 17 17 289 होता है। थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, आप थोड़ा सा समझिए। 13 13 169 होता है, 17 17 289 होता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे। 17 × 17, क्योंकि ये वो सबसे बड़ा आएगा, याद रखिएगा सबसे बड़ा आएगा ये वाला AC। ठीक है, तो यहाँ पे 17 हम कर लेंगे, 17 के। ठीक है, एक जोड़ा से बाहर निकल गया, एक के का ये आ गया, तो 17 के आपका यहाँ पे बाहर आ गया बच्चों। तो 17 इसका वैल्यू हो गया AC का। ठीक है, अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, लिखिए डायरेक्ट, इसलिए
कोस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, कोस ए का भी मैंने वैल्यू बताया था, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। या बोल सकते हैं ए बी बाई ए सी, जो कि कितना आया बच्चों, अभी ए बी का वैल्यू आप लोगों को पहले पता है कि कितना था, ए बी का वैल्यू देख लो अपने ऊपर कितना था, 8 के था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 के और डिवाइड में ए सी का वैल्यू अभी भी निकाला मैंने 17 के, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा बच्चों और हमको कोसे का वैल्यू क्या मिल जाएगा, कोसे का वैल्यू हमें बच्चों मिल जाएगा 8/17। तो यही आपका आंसर हो गया बच्चों, ऐसे करके आपको बनाना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। कुछ बच्चे मुझे लगातार बोल रहे हैं कि सर अगर इतना स्पेस नहीं दिया, जगह नहीं दिया क्लास 10th में, तो देखो बच्चों अगर स्पेस नहीं दिया तो वो चित्र उत्र बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप लोग ऐसे लिख देना अगर चित्र नहीं दिया रहेगा, ठीक है। अगर स्पेस ज़्यादा नहीं रहेगा तो सीधे लिखिएगा, हम लोग जानते हैं, हम फिर से बता दे रहे हैं, हम जानते हैं, सीधे लिखिएगा, ऐसे बनाइएगा, यही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, हम जानते हैं। थोड़ा सा राइटिंग खराब है, उसको थोड़ा सा आप देखिए। कोटे इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, सीधे आपको वैल्यू पता है कि क्या बताया था, P/B, तो यहाँ पर जाएगा B/P, है ना। और इसका वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, आपको दे दिया कितना, 8/15। ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर 2 नंबर में पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख देना आधार बटे क्या होता है, लंब, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हो। देखो तो 8/15 आपको यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से क्या लिखना बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना हमें ज्ञात करना है, यहीं पे लिख देना हमें ज्ञात करना है क्या, कोस ए, मतलब कि B/H, ठीक है। ऐसे लिख दीजिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों, H का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। आपको यहाँ से वैल्यू पता है कितना है, H का स्क्वायर कितना निकालना है, तो यहीं पे आगे मैं बढ़ा दूंगा, अगर जगह नहीं रहेगा तो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों, 15, है ना। तो 15 का स्क्वायर प्लस कितना, 8 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, H स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 225 का, है ना। और यहाँ पे 88 64, तो यहाँ पे के नहीं मानना है, अगर 2 नंबर में अगर स्पेस नहीं रहेगा तो के फिर नहीं मानना, ठीक है। और स्पेस रहेगा तो उस तरह से बनाना। H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H स्क्वायर इक्वल टू 289, और H का वैल्यू फिर कितना आ जाएगा, 17। फिर ये वाला दिखा देना डायरेक्ट, क्या हो जाएगा, कोसे इज इक्वल टू B का वैल्यू कितना था, 8/17। तो इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है, अगर एग्जाम में जगह नहीं रहेगा तो। अब चलिए हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। 3rd नंबर क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, बोल रहा है इसका वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करना है, साइन 60 डिग्री, है ना, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोगों को वैल्यू सिर्फ पता रखना है। यहाँ पे लिखिएगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3/2, है ना, बराबर कितना होता है, कोस 30 डिग्री, मतलब दोनों का वैल्यू बराबर होता है, वही मेरा कहने का मतलब। और साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू कोस 60 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू आप लोग को याद होने चाहिए, तो आप लोग सीधा यूज करके लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बच्चों, है ना, √3/2 इंटू √3/2 प्लस हाफ इंटू हाफ। देखो यही तो है, √3/2 √3/2 और ये हाफ इंटू हाफ। देखो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 2 जा 4, आगे बढ़ा देना, 4 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे भिन्न का जोड़ है तो आप लोग को डायरेक्ट बन जाएगा 4/4। अब भिन्न का जोड़ तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, 4/4 इज इक्वल टू 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3rd भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन क्या था कि ये आपको दिया हुआ था साइन 60 डिग्री 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। आपको बोल रहा है कि ये जो आपका त्रिकोणीय जो दिया हुआ है चीज़, उसको त्रिकोणीय अनुपात 45 डिग्री से अंदर में लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको 45 डिग्री के अंदर में इसको बदलना पड़ेगा, और आप लोगों को पता होगा कि एक फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधे यूज कर लोगे। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चूँकि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, एग्जाम में अगर जगह रहेगा तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसे लिख दोगे। अब यहाँ पे यूज कर लो, इसीलिए, है ना, क्या हो जाएगा, साइन 67 डिग्री को हम सीधे क्या लिख सकते हैं, हाँ क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, ऐसे लिख लीजिएगा, सॉरी 23 डिग्री होगा ना। अगर देखो ये दोनों को घटाओगे तो 67 आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो घटा के 90 में आप 23 घटाओगे तो कितना आएगा 7, और यहाँ पे 67 है ना, 8 में 2 गएगा तो 6, तो ऐसे लिखना होगा। फिर ये तो आपको याद होगा कि 90 में 15, 75 में 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 90, तो यहाँ पे लिखना होगा कोस, ठीक है, ये मिटा देता हूँ मैं,
cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री है ना बच्चों, तो ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा वैल्यू, देखो साइन से क्या हो जाएगा कोस में बदल जाएगा और ये 23 डिग्री हो जाएगा, और प्लस ये कोस से साइन में हो जाएगा और ये 15 डिग्री आ जाएगा। तो देखो ये जो आपको त्रिकोणमितीय जो अनुपात मतलब कि जो राशि बनी है वो आपका 45 डिग्री से कम है इनमें, है ना। तो इस तरह से आपको लिखना है। चलिए हम 5th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। 5th नंबर क्वेश्चन में देखो आपको एक शंकु दिया हुआ है ऐसे करके, तो एक शंकु आप लोग को दिया हुआ है और उसका आपको तिर्यक ऊंचाई दिया है, त्रिज्या भी दिया हुआ है। तो आपको इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, जबकि तिर्यक ऊंचाई ये वाला एल आपको दे दिया है और आर भी दे दिया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं बता दूं कि यहाँ पे एल दे दिया और आर भी दे दिया है। तो फाइंड आउट करना है तो आप लोगों को आपको इसका फॉर्मूला याद ही होगा बच्चों कि क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अगर याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है बच्चों और तुरंत बन जाएगा, है ना। तो क्या होता है शंकु का, तो यहाँ लिखिएगा चूंकि शंकु का, है ना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है पाई आर एल, यही होता है बच्चों। तो यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू बैठाइए, पाई का वैल्यू 22/7 है ना, उसके बाद देखिए आर का वैल्यू कितना है 14 है और एल का वैल्यू कितना है 16 है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि क्षेत्रफल है। 7 दूनी 14 जाएगा बच्चों और गुना हो जाएगा 22 दूनी 44 गुने 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना करना, गुना कीजिएगा इधर कितना हो जाएगा 16 गुने 44, 16 चौके 64 और फिर 64 कितना आ जाएगा 4, है ना, 6 4 10 के शून्य हाथ में 1 7 कितना आ जाएगा बच्चों 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे 5 का नंबर क्वेश्चन भी हो गया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बच्चों मैंने पिछले ही वीडियो में आप लोग को माध्य का फॉर्मूला बता दिया था। तो यहाँ पे देखो प्रेक्षण दिए हुए x - a x और x + a, आपको इसका माध्य पूछ रहा है। तो आप लोग को माध्य का फॉर्मूला याद होना चाहिए, चूँकि माध्य इज इक्वल टू लिखिएगा, माध्य इज इक्वल टू लिखिएगा सभी प्रेक्षणों का योग, ये याद रखिएगा सभी प्रेक्षणों का योग और बट्टे में क्या होता है प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की, है ना, संख्या। देखो थोड़ा सा राइटिंग है तो खराब तो आप अपने से समझिएगा और साथ साथ में बनाते चलिएगा। तो क्या हो जाएगा आप लोग जोड़िए x - a प्लस x प्लस x प्लस a, ये तीनों को मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, और कितने प्रेक्षण है 1 2 3, 3 प्रेक्षण है तो 3 से डिवाइड भी करेंगे, है ना। तो ये देखो मैंने से और a कैंसिल आउट हो जाएगा और ये x x x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा और डिवाइड में x 3 चला जाएगा, तो 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों और आपका x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आया इसका लिख लीजिएगा माध्य, या आप नीचे लिखिएगा माध्य इज इक्वल टू x। ठीक है, अब देखो 7th नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, मैं आप लोग को बता दूं कि 7th नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को बल्बों की कुल संख्या दिया हुआ है, खराब बल्बों की संख्या दिया हुआ है, नहीं खराब बल्बों की संख्या हम उसी से निकाल सकते हैं, ये दिया हुआ नहीं है लेकिन निकाल सकते हैं। देखो जितने भी बल्ब होंगे उसमें से जो खराब बल्ब है उसको अगर घटा देंगे तो जो खराब नहीं है वो निकल जाएगा। अब ये देखो ये जो मैंने इस तरह से डैश डैश दिया है वो आप लोग नहीं दीजिएगा एग्जाम में, आप लोग को लिखना है। देखिए मैं बल्बों की कुल संख्या, खराब बल्बों की कुल संख्या, इसलिए मैंने डैश डाल दिया, नहीं खराब बल्बों की कुल संख्या, तो आपको नहीं डालना, आपको पूरा पूरा लिखना है एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग को 3 प्रायिकता पूछा जा रहा है, खराब बल्बों निकालने की प्रायिकता, बल्ब के खराब नहीं रहने की प्रायिकता। ठीक है, देखो एक बच्चा क्या है, एक 20 बल्बों का थैली रखा हुआ है, वहाँ से उसमें 4 बल्ब खराब है और 16 बल्ब ठीक है, लेकिन वो बच्चा बिना कुछ जाने बुझे सीधे एक बल्ब निकालता है। तो उस बल्ब को निकालने के बाद जब निकाल लेता है तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वो बल्ब खराब होगा कि नहीं होगा, इसको निकालना है। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, किसी घटना की प्रायिकता याद रखिएगा। ठीक है, क्या बताई थी मैंने बच्चों, याद रखिएगा घटना के अनुकूल, ठीक है, घटना के अनुकूल, है ना, परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, और डिवाइड बाय क्या होता है बच्चों, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव जितने भी संभव परिणाम है, कुल संभव परिणामों की संख्या, ऐसे लिख लेना है। तो फर्स्ट में आपको क्या पूछ रहा था बच्चों, खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता, तो लिखिए खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता, है ना, प्रायिकता। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो खराब बल्ब कितने हैं, तो खराब बल्ब जो अनुकूल है, घटना के अनुकूल 4 घटना ऐसे हैं जो घटना के अनुकूल है, तो 4 हो जाएगा ऊपर। और देखो पूरे कुल कितने बल्ब हैं जो निकाले जा सकते हैं, तो 20 बार बल्ब निकाले जा सकते हैं, तो 20 हो जाएगा नीचे में। ये देखो ये है घटना के अनुकूल 4 खराब बल्ब है और कुल कितनी संख्या है, तो 20 है। ठीक है, तो 4/20 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 5 और 5 जा
20, तो क्या हो जाएगा 1/5। ये कितना बार घट सकता है वो लिखा हुआ है 20 बार। और ख़राब बल्ब कितना बार निकाल सकते हैं, 4 बार, तो 4 बार ख़राब बल्ब निकलेगा और 20 बार जो है बल्ब निकाल सकते हैं कुल मिला के, ठीक है। तो वो आपको बुझाया गया। फिर दूसरा है कि बल्ब के ख़राब नहीं रहने की प्रायिकता, तो यहाँ लिखिए बल्ब के खराब नहीं रहने की प्रायिकता, नहीं रहने की प्रायिकता। ये मैंने अभी आपको बता दिया बच्चों कि अच्छे बल्बों की संख्या कितना थी, देखो यहाँ पे 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा ऊपर, और कुल संख्या कितना है 20, तो यहाँ पे 20 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, तो 4/5 आ जाएगा। तो इस तरह से करके बनाना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से देखिए 7वां नंबर भी हो गया। चलिए 8 नंबर पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, हम सेक्शन बी में एंटर कर चुके हैं, लेंथी क्वेश्चन रहेंगे। तो ए और बी 2 पॉइंट दिए हुए बच्चों, 4,-3 और 8,5, ठीक है। और आपको बोल रहा है कि एक जो बिंदु इसको प्रवेश किया है यहाँ से आंतरिक विभाजन करता है, जिसको अगर हम पी मान लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कि क्या होगा, x, y ही पूछा जा रहा है कि x, y क्या आएगा। तो x, y क्या आएगा बच्चों, चलिए इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो आप लोग को विभाजन सूत्र मैंने बता दिया था, ठीक है। तो उसमें m1 m2 का यूज होता है बच्चों, और 3:1 में डिवाइड करता है। क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे 3 इधर होगा तो इधर m1 मानेंगे 3, और इधर को हमको पता है 1 है तो इधर देंगे m2, ठीक है। और जिसको विभाजन सूत्र याद है तो वो ये क्वेश्चन आराम से बना लेगा। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं कि किस तरह से इसको बनाएंगे। इसको देखो x1 y1 मान लीजिएगा आप लोग को, अगर याद होगा तो पिछले क्वेश्चन भी इसी तरह था, x2 y2, ये वाला जो दिख रहा है इसको x2, y2 मान लेंगे। अब चलिए हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। कैसे बनाना है वो मैं पूरा अच्छे से बताऊँगा, उसी तरह से आप लोग एग्जाम में बनाइएगा। तो लिखिए कि माना बिंदु है ना P, जो कि x, y है ना, बिंदुओं ए क्या है, ए का कोऑर्डिनेट लिखिए, और इसी तरह से एग्जाम में लिखना है, और बिंदु बी, सॉरी यहाँ बी लिखिएगा, बी 8,5 को जोड़ने वाली रेखा को जोड़ने वाली, मैं बोल के लिख रहा हूँ ताकि आप लोग भी लिख सकिएगा, वाली रेखा को 3:1 से विभाजित करती है। ये आपको लिखना है, ठीक है। इतना दूर आपको लिखना है। आपको यहाँ पे लिखना है माना 3:1 जो है वो इक्वल टू है m1:m2 के, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे मैंने देखा मान के दिखाया हूँ, ठीक है। अभी आपको लिख लेना है। उसके बाद चलिए हम लोग सीधे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि उतना बहुत लंबा हो जाएगा फिर, इसलिए आपका x, y जो आपका है, ये वाला जो x y है उसका कैसे निकालते हैं बच्चों, तो हम लोग विभाजन सूत्र यूज़ करेंगे। x1 इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा m1x2, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, m1x2 प्लस m2x1, ठीक है। ये ऊपर वाला छोड़ दीजिए, इतना दूर तक आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नीचे बता रहा हूँ। y में क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है। और एक और फिर जो y के लिए सूत्र होता है, y के लिए याद रखिए m1 y2 हो जाता है, और फिर m2 y1 हो जाता है, ठीक है। डिवाइड बाई क्या होता है, m1 प्लस m2, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से आप लोग को सिर्फ वैल्यू पुट करना है। m1 का वैल्यू कितना है, देखो m1 का वैल्यू 3 है, तो 3 पुट कर दीजिए। और x2 का वैल्यू देखो यहाँ पे, x2 का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस m2 का वैल्यू देखो कितना, m2 का वैल्यू 1 है, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई कितना से करेंगे बच्चों, x1 कितना है, तो x1 देखो x1 4 है। ये वैल्यू अच्छे से पुट करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए। फिर m1 y2, तो m1 का वैल्यू अभी मैंने बताया 3 है, तो 3 इंटू y2 देखो कितना है, 5 है, तो 5 पुट करो, प्लस फिर m2 इसी तरह देखो 1 है, और y1 कितना है, y1 आपका देखिएगा तो -3 है, तो -3 यहाँ पे पुट कर देना, और 3 प्लस 1 यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ये x, y का आपको कोऑर्डिनेट दे देगा, ठीक है। यही तो हमें निकालना है कि कौन से बिंदु को मतलब कि 3/1 से विभाजित करेगा। तो आपको चलिए हम लोग आगे बनाते हैं, ठीक है। इतना दूर तक आप लोग देख लिए। अब सीधे चलिए वैल्यू पर निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए x, y इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। देखो 8 से 24 4 28 है ना, और यहाँ 5 से 15 में 3 घट जाएगा बच्चों, 15 में 3 घटेगा तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा तेज़ी से क्या करो, 5 से 15 में 3 घट जाएगा, 3 एकम 3 है ना, तो ये घट जाएगा। तो यहाँ देखो क्या आया, यहाँ आगे आपका बच्चों 28/4 कोमा में 4/3, यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, है ना। ये 4 7 28 भी आता है बच्चों, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, 7,3, ठीक है। तो ये हमको क्या मिला बच्चों, बिंदु, तो लिखिए P x, y
इज इक्वल टू 7,3। हम लिख भी सकते हैं, अगर आगे आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः बिंदु P, आप अंत में सब लिख सकते हैं 7,3, है ना। आगे लिखिएगा बिंदुओं A और B को जोड़ने वाली रेखा को 3:1 से विभाजित करती है, ऐसे करके लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं बोल दिया, चाहे तो आप लिख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, 3 बिंदु आपको संरेखित दिया हुआ है, तो आपको पूछ रहा है कि उससे मतलब कि K का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 3 बिंदु मतलब संरेखित, तो चलिए हम चित्र बना लेते हैं क्वेश्चन के अनुसार। 3 बिंदु संरेखी है, जिसमें से A को मैं मान लिया कि कितना है, तो दिया हुआ है 8,1 दिया है। इसको मैं x1 y1 मान लेता हूँ, x1, y1 मान लेने से अच्छा रहेगा। और ये आपका है यहाँ पे B, ठीक है। यहाँ पे देखो कौन सा यूज होने वाला है, 3 जब बिंदु संरेखी हैं तो इससे ये आपको पता चलता है कि इनके द्वारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा। देखो त्रिभुज का कुछ क्षेत्रफल होने के लिए तीनों संरेखी नहीं रहता है, देखो ऊपर नीचे रहता है। अगर तीनों एक रेखा में रहेगा तो इसके द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल 0 हो जाता है। क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 0। तो हम क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग को याद है, ऐसे होता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, फिर आगे जाएगा। तो वही मैं यूज करने वाला हूँ। अब आपको समझ में आ गया कि मैं कैसे मानूंगा। तो यहाँ पे आपको b का क्या दिया है, k, -4 दिया है, ठीक है। इसको x2 y2 मान लेंगे हम लोग बच्चों। तो x2 y2 इसको समझ लीजिए, फॉर्मूले में ही यूज करना है, इसलिए मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और c को कितना मानना है, c दिया हुआ है आपका 2, -5। ये समझने के लिए आप लोग को लिख दे रहा हूँ मैं, नहीं तो चाहोगे तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो सिर्फ लिख के। तो चलिए लिखिए, 3 है ना बिंदु संरेखी है, जो मैं बता रहा हूँ ऐसे लिखिएगा, संरेखी है, ठीक है। अतः लिखिएगा, अतः इन बिंदुओं, ठीक है, से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, ऐसे लिख दीजिएगा। फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, हाफ इंटू, अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए, x1 इंटू y2 माइनस y3, फॉर्मूला लिख दीजिए एक बार, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, है ना, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही फॉर्मूला है, आप लोग को याद रहना चाहिए। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये इक्वल टू 0 है, ठीक है। आगे 0 लिख दीजिएगा। x1 का वैल्यू कितना है बच्चों, देखो 8 है, 8 लिखिए। y2 का वैल्यू कितना है, -4 है। जैसे जैसे वैल्यू पुट किए कीजिए, -4, फिर माइनस का चिन्ह दिया तो माइनस लगाइए। y3 देखो -5, इसीलिए मैंने बोला था इस तरह से लिखिया कीजिए, देखो यहाँ पे गड़बड़ाना नहीं, ठीक है। प्लस x2 कितना है, k है तो k लिखेंगे। y3 कितना है, y3 -5 है, -5 लिखेंगे। y1 कितना है, y1 1 है, तो माइनस पहले लगाएंगे क्योंकि माइनस था, फिर 1 लगाएंगे। y1 का वैल्यू 1 है। प्लस x3 का वैल्यू कितना है, x3 का वैल्यू देखोगे तो 2 है, 2 लगा दो, ठीक है। y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू 1 है, फिर माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे। और y2 का वैल्यू -4 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और ये 0 आना चाहिए, ठीक है। हाफ लगाओ, अब गुना करेंगे, देखो 8 और ये -4 और ये +5 है, तो 5 प्लस में -4, तो ये 1 आ जाएगा ना बच्चों, तो 1 लिखेंगे। यहाँ देखो -5 और -1, -6k हो जाएगा, -6k, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 और +4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 5 और 2 गुने 5 हो जाएगा, तो 2 गुने 5 ऐसे लिख के बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बनाते हैं। तो देखो आगे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ये हो जाएगा 8 -6k + 10, ठीक है। और ये देखो आपका 0 हो जाएगा बच्चों, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 0 हो जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, 8 -6k + 10 = 0। इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो ये 10 8 18 हो जाएगा, तो -6k = 18 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा ना, -18, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और k का वैल्यू कितना आया बच्चों, 18/6, 6 18 कितना आ जाएगा, k का वैल्यू 3 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो बच्चों 10th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक फिसलन पट्टी है, तो वो फिसलन पट्टी मैं समझ लेता हूँ AC है। तो आप लोग फिसलन पट्टी देखे होंगे कि एक तरफ ऊर्ध्वाधर रहता है, लंब रहता है और उसी पर टिका हुआ रहता है, तो ये 90 डिग्री बनाएगा बच्चों, ठीक है। अब हमको इसका लंबाई दे दिया हुआ है AB का, और ये 30 डिग्री दिया हुआ है AC की लंबाई पूछ रहा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, कैसे बनाना है। चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन लिखते चलेंगे। लिखेंगे माना AC फिसलन पट्टी है, लिखिए माना AC फिसलन पट्टी है, ऐसे ऐसे लिखते जाना है आप लोग को, जैसे मैं बता रहा हूँ एकदम सेम टू सेम बनाइए। फिसलन पट्टी है ना, जो कि 1.5 मीटर है ना, लंबे या ऊंचे क्या लिखिएगा, खंबे या दीवार, जो भी लिख सकते हैं, खंबे दीवार, ठीक है,
से टिकी हुई है, से टिकी हुई है, टिकी ऐसे लिखिएगा अच्छा लगेगा ना, टिकी, हाँ टिकी हुई है, ठीक है। इसलिए कोण ए बी से जब टिका हुआ है तो ये देखो कोण ए बी सी क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि खंभा 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे आगे, देखो आगे चलिए हम लोग बनाएंगे कैसे बनाना है। 90 डिग्री ले लिए, तब फिसलन पट्टी आपको दिया हुआ है भूमि से कितना डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री। तो लिखिए फिसलन पट्टी, है ना, चूंकि फिसलन पट्टी भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तब यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखेंगे तो कोण, तो देखिए आखिर फिसलन पट्टी एसी है तो एसी कितना बना रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कोण ए बी सी, सॉरी ए सी बी बराबर 30 डिग्री। चित्र से देख के लिखना है ना, ठीक है। समझ में आ गया कैसे लिखना है। यहाँ से आगे का क्या लिखना है आपको, चूँकि त्रिभुज ए बी सी एक, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। अब पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे या फिर त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उसको यूज करेंगे। एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, अच्छा रहेगा एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखेंगे, तो साइन सी का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, क्योंकि देखो मुझे यहाँ क्या क्या यूज करना होगा, हमको फाइंड आउट करना है ये और ये, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो देखो P यहाँ पे दिया हुआ है और H मतलब हाइपोटेनस, तो उससे निकलेगा। याद रखिए कोस से नहीं निकलेगा, कोस सी यूज कीजिएगा, साइन सी यूज किए तो बन जाएगा कोस से में B का वैल्यू, तो B का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ नहीं आधार का, ठीक है। तो क्यों यूज करेंगे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि साइन सी यूज करेंगे। सीधे आपको यहाँ पे साइन सी का वैल्यू लिखना है, तो क्या लिखेंगे साइन सी इज इक्वल टू साइन सी, ये मतलब कोण के सामने मतलब कि लंब कोण है तो ए बी और बट्टा ए सी लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे अब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन साइन सी का वैल्यू कितना हुआ है, सी का यहाँ पे 30 डिग्री वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री, और ए बी का वैल्यू आप लोग को दिया हुआ है 1.5 और ए सी का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए सी देखो यहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है बच्चों, याद रखिएगा, वैल्यू अगर याद नहीं है तो नहीं बनेगा ए सी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये देखो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 × 2 मतलब कि 3 मीटर, ठीक है। तो क्या लिखना, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई है ना, क्या लिखिएगा 3 मीटर है, 3 मीटर है, ठीक है। इस तरह से 10th नंबर आपका बन जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन बाबू, ये बच्चों जितने भी आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। साइन 3a इज इक्वल टू कोस a माइनस 23 डिग्री दिया हुआ है कि एक न्यून कोण है, तो आपको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि a का वैल्यू क्या होगा। आप लोग को अभी मैंने फॉर्मूला बताया था बच्चों, तो आप लोग लिखिएगा, चूँकि आप लोग को जो फॉर्मूला यूज करना है वो यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, तभी आपको ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। याद रखिए क्या होता है, आप लोग को मैंने पहले ही बताया था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये आप लोगों को पहले मैंने बता दिया कि ये होता है फॉर्मूला, ये याद रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे 3a यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको हम कॉस में डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, थीटा देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, जो घटता है वही डायरेक्ट लिखा जाता है। तो ये 3a है, तो 90 माइनस अगर 3a करेंगे तो सीधे cos 3a मतलब cos 90 माइनस 3a हो जाएगा ना, हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझना इसको मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसी को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ से समझो, cos 90 डिग्री माइनस 3a, इसी तरह लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पे उसी तरह के एकदम फॉर्मेट में बता रहा है, देखिए कोस थीटा के जगह में ये है और ये इसके जगह में बदल दिया मैंने, ठीक है। या अगर आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो इसको उल्टा फार्मूला भी आप लोग लिख सकते हैं। मैं चलो उल्टा फार्मूला ही बता देता हूँ आपको, ठीक है, याद रहेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे लिखा, ये साइन थीटा दिया हुआ है और हमको कोस 90 माइनस थीटा कर सकते हैं, मतलब 90 में घटा के लिख सकते हैं। तो देखो 90 में मैंने घटा के लिख दिया है। अब आपको याद समझ में आ रहा होगा, पहले नहीं समझ में आ रहा होगा तो, और ये जस्ट करता है हम लोग लिख देंगे कोस a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। और ये लिख दीजिएगा परीक्षा में ऐसे बक्सा बना के, ताकि समझ में आ जाए कि ये सूत्र यूज हुआ है। तो यहाँ से देखो जब ये और ये
है ना, एक ही मतलब अनुपात है, मतलब कि आपको देखिए एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात है कॉस कॉस, दोनों का क्या होता है बी बाई एच होता है। तो दोनों का जब बराबर है तो इसका एंगल भी बराबर होना चाहिए, चूंकि ए न्यून कोण है, ये आपको न्यून कोण दे चुका है, इसलिए आगे जाके पढ़ोगे 10 to 11 12 में कि इस तरह में भी बराबर करने का कोई उम्मीद नहीं होता है। आगे जाके देखोगे तो 90 डिग्री से भी बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ लिख दिया न्यून कोण तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे इक्वेट कर देना। तो 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो ये 3a उधर प्लस में जाएगा और ये देखो माइनस वाला इधर आ जाएगा, तो प्लस 26 डिग्री हो जाएगा और उधर जाके 4a बन जाएगा बच्चों। 3a और a 4a, आप लोग को यहाँ से क्या पता चला, 4a का वैल्यू आ जाएगा 16 डिग्री, है ना, 116 हो जाएगा। अब a का वैल्यू निकालना है तो यहाँ देखो 4 डिवाइड हो जाएगा बच्चों, है ना, तो 4 दूनी 8 और 3 इधर गया, 4 9 36, तो a का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 29 डिग्री में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मैंने 11 क्वेश्चन इसमें कर दिए हैं। अब चलिए हम लोग 12वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बच्चों 12th नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग को बोल रहा है कि 7/5 में आपको एक रेशियो में एक त्रिभुज की रचना करना है, और आपको एक त्रिभुज का दिया हुआ है, मतलब कि जो भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, 6 मीटर, 7 सेंटीमीटर, इंग्लिश में लिखा हुआ है, चिंता नहीं लेना है, मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कोई भी एक जो भी दूरी है, आपको एक से मतलब कि जो भी है इनमें से कोई एक मतलब कि भुजा का लंबाई खींच लेना और कोई भी नाम दे देना QR दे दिए हम लोग यहाँ पे। कोई भी आप ये नहीं है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, जो भी मन है एक कोई भी ले लेना। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे 7 सेंटीमीटर खींच दिया, मैं मान के चल रहा हूँ, तो खींच लिए। उसके बाद खींचने के बाद क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट में देखिए क्या करना है, यहाँ पे जब 7 सेंटीमीटर हम खींच चुके हैं तो यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर से देखो Q से 5 सेंटीमीटर लेके यहाँ पे आपको एक आर्क बनाएंगे, मतलब चाप बनाएंगे, और Q में रख के कंपास आप लोग यूज़ करना जानते हैं ना, कंपास का एक सिरा यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पे जहाँ पे R बोल रहे हैं R में रख के, और फिर जब यहाँ से 5 देखो Q से हम क्या किए थे, Q से 5 सेंटीमीटर का मार्क बनाए थे, तब यहाँ से R से हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का चाप बनाएंगे। कितना का बनाएंगे 6 सेंटीमीटर का, और चाप को काट देंगे तो यहाँ पे कटेगा। सुनो यहाँ क्या बोल रहा हूँ, Q से लेकर 5 सेंटीमीटर का चाप यहाँ बनाएंगे और R से लेकर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का चाप बनाएंगे, है ना, और चाप को काटेंगे। ठीक है, इसको 7 सेंटीमीटर शायद माने थे हम लोग, हाँ ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो आपको एक त्रिभुज बन के तैयार हो जाएगा, है ना। ये आप लोगों ने पिछले क्लासों में भी सीखा होगा। तो चलिए एक त्रिभुज बना लिया, तो इस त्रिभुज का जो यहाँ पे कट के जो जुड़ा है उसका P नाम दे दिए, तो PQR आपको एक त्रिभुज मिल जाएगा, जिसका 7 इधर है, इधर 5 है, इधर 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसा कि मैंने शुरू में माना था। अब देखो मुझे एक ऐसे त्रिभुज की रचना करना है जो 7/5 टाइम हो, तो 7/5 टाइम हो मतलब कि इससे बड़ा होगा ना बच्चों। देखो फ्रैक्शन में अगर देखोगे तो 7/5 को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 2/5 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मतलब 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है मतलब ये त्रिभुज जो बनेगा, ये त्रिभुज कुछ ऐसा बनेगा बच्चों। मैं फिर से थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ऐसा बनेगा, इससे बड़ा बनेगा। समरूप त्रिभुज बनना है मतलब कि तीनों भुजाओं का जो अनुपात रहेगा वो समानुपातिक रहेगा, है ना, समझ में आ रहा है। जैसे कि ABC ये बना तो ये जो होगा AB/PQ जो होगा वो बराबर हो जाएगा AC/PR के, जो आप लोग पढ़े होंगे समरूप त्रिभुज से। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से बना लेना है। उसके बाद देखो क्या करना है कि यहाँ पे से कोई भी, ठीक है, यहाँ से देखो कोई भी एक रेखा को आगे बढ़ाना है, कोई भी कोण पर, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे करके बढ़ा सकते हो, और उसको 7 खंडों में, देखो 7 खंडों में बांटना है। ठीक है, तो 7 खंडों में कोई भी ऐसा मान लेना कि ज़्यादा दूर ना चल जाए, 7 खंड में ऐसे ऐसे करके बांट लेना है। ठीक है, और जो 5वां खंड रहेगा, देखो 1 2 ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। जो 5वां रहेगा उससे R को मिला देना है। ठीक है, मिला देंगे। चलिए अब आगे मैं समझाता हूँ। देखो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ कि इसको एक रेखा को यहाँ से बढ़ा देना है, कोई भी कोण पर, कोई ज़रूरी नहीं कि कौन सा कोण मानना है। आप लोग 10th क्लास में है तो डिक्टेशन को आप लोगों को समझना होगा, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसको करने की आदत आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे बना के बताना पड़े, आप लोग को बता दे रहा हूँ, उससे समझ लेना चाहिए अगर पढ़े होंगे तो। Q से एक रेखा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, उसमें 7 खंड बनाएंगे। अभी मैंने बताया 7 बचे 5 बनाए, तो 7 खंड हमको बनाना होगा, तो 7 खंड बनाए। और जो 5वां खंड रहेगा बच्चों, 5वां खंड देखो यहाँ पे Q5 है, जहाँ पे मैं गोल घेर दिया वहाँ Q5 है। अब इसको हम क्या करेंगे R से जोड़ देंगे, क्योंकि ये 5 था, देख रहे हैं 7/5 मतलब क्या हुआ, अगर ये 5 सेंटीमीटर है कोई भुजा इसका, तो हमको 7 सेंटीमीटर करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा इसका, है ना, क्योंकि जो दूसरा त्रिभुज बन रहा है वो इससे समरूप त्रिभुज है। अगर इसका 6 है तो उसका उससे भी ज़्यादा रहेगा भुजा की लंबाई, अगर इसका 7 है तो उससे भी ज़्यादा रहेगा, और 5 अगर है तो 7 रहेगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे शायद माना था ना 7 5 6, तो ये वाला जो भुजा रहेगा वो 7 रहेगा नए त्रिभुज का। ठीक है, तो Q5 से इसे जोड़ देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कितना कोण बना है, यहाँ पे वही कोण यहाँ पे हम यहाँ पे Q7 के बना के आगे बढ़ा देंगे। देखो वही चीज़ करेंगे। तो देखो यहाँ से हम लोग मैच करवा दिए हैं, ठीक है, मिला दिए हैं Q5 से, देखो Q5 से ही मिलाए, तो मैंने बता दिया। अब यहाँ से देखो इसका कोण का मापेंगे, ये कोण जितना है उसको मापेंगे,
कैसे मापा जाता है, एक कंपास का देखो जहाँ पे मैं गोल कर रहा हूँ, एक कंपास का एक सिरा यहाँ आएगा और एक सिरा यहाँ पे आएगा, और इसका जितना दूरी रहेगा आपको समझ लेना है, ठीक है। और वही दूरी को यहाँ पे एक सिरा यहाँ पे सजाना है जहाँ पे मैं दाग दे रहा हूँ, और दूसरा सिरा कुछ यहाँ पे आएगा, और ये जैसे यहाँ पे आएगा तो इसको यहाँ पे ऐसे ये वाला जो Q7 दिख रहा है ना, Q7 जहाँ दाग बनाया अभी, वो दोनों को मिला देना, तो ऐसे करके निकल जाएगा, ठीक है। तो वो ऐसे करके निकल जाएगा। अभी जैसे ही ये ऐसे करके निकलेगा बच्चों, तो फिर ये जो QR वाला रेखा था उसको आगे बढ़ा देंगे, तो कुछ ऐसा बन जाएगा ना। देखो इसी तरह बन गया, जैसे कि मैंने बताया कि इसको आगे बढ़ा देना है और ये वाला भी आगे बढ़ जाएगा। तो देखो लगभग हमारा त्रिभुज अब तैयार होने को है, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे समझिए कि जब यहाँ पे ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, अब देखेंगे कि ये वाला रेखा से ये कोण कितना बन रहा है, और यही कोण को फिर हम यहाँ पे बनाएंगे, ये R बिंदु पे, और ये आगे बढ़ा देंगे। देखो वही करेंगे, ठीक है। देखो वही किया ना मैंने, देखो यहाँ पे देख लेंगे कितना कोण बन रहा है और यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। समझ में आया? कहाँ पे बिंदु रख के यहाँ पे जो कोण नापना है, ये यहाँ से सिरा मापेंगे और यही सिरा यहाँ से भी मापेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे आएगा देखो यहाँ पे फैलाना नहीं है, जो चीज़ यहाँ पे जैसे कि यहाँ से यहाँ उसका कंपास का दूरी ऐसे खुला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बनाते टाइम भी कंपास का दूरी उतना ही खुलना चाहिए, ऐसा नहीं कि इतना खोल दो तो गलत हो जाएगा, फिर नहीं बनेगा। जितना यहाँ खोले थे देखो यहाँ पे जितना दूरी है वही दूरी यहाँ पे भी रहना चाहिए। कंपास का खुलना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कंपास सेम खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है। कंपास देखो हर जगह सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी जो कंपास खुला हुआ है यहाँ पे जो देखो बनाने के लिए देखो यहाँ से घुमाए, यहाँ पे भी घुमाए। कंपास को कभी भी कम ज़्यादा नहीं कराने तो गलत हो जाएगा। सिर्फ कंपास को एक टाइम शुरू में बड़ा बनाते टाइम ही मतलब जब ले रहे थे उस टाइम बड़ा रखना है, बाकी हर टाइम छोटा ही रखना है, ऐसे ऐसे करके बनाना है। तो यहाँ पे देखो ले लेंगे R से, उसके बाद फिर देखो मैच करवा देंगे। तो जैसे ही मैच करेगा तो यहाँ से आगे बढ़ा देंगे तो आपको एक नया त्रिभुज मिल जाएगा। उस त्रिभुज का नाम हम ले देंगे P', R' और Q, ठीक है। तो ये आपका हो गया नया त्रिभुज। और जो अगर आपको स्टेप्स लिखना है तो स्टेप्स भी आप लोग लिख सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी बना देंगे तो नंबर मिल जाएगा। स्टेप में आप लिख सकते हैं कि पहला स्टेप में लिख सकते हैं कि मैंने एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का, आप स्टेप में बता रहा हूँ कैसे लिखना है। स्टेप में लिखिएगा, मैंने 7 लिखते जाइएगा। स्टेप 1 में लिखिएगा 7 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या मतलब कि रेखाखंड खींचा, 5 सेंटीमीटर का Q से चाप खींचा, 6 सेंटीमीटर का R से चाप खींचा, है ना। दोनों चाप के जो बिंदु कटे उससे मैंने Q और R को मिला दिया। उसके बाद क्या किया, Q से एक रेखा बढ़ाई, यहाँ पे Q रेखा से जो आगे बढ़ाई उसको 7 भाग खंडों में विखंड किया, तो मतलब टुकड़े किए। और उसके बाद 5वें जो Q5 बिंदु था उससे R को मैच कर दिया। मैच करने के बाद क्या था, Q5 और देखिए त्रिभुज Q5 और R के बीच में जो Q5 में जो कोण बन रहा था वही कोण का यूज करके हम Q7 से, है ना, एक नई रेखा को खींच दिए। और जो रेखा को जो बढ़ी हुई QR रेखा को R' में काट रही थी, है ना। उसके बाद क्या किए, उसके बाद जितनी कोण QRP था उतना ही बड़ा कोण मैंने बिंदु R को लेकर बनाया, और उस चाप से फिर मैंने क्या किया, है ना, एक रेखा आगे बढ़ाया। उस रेखा को फिर QP रेखा से, बड़ी रेखा से मैंने उसे मैच कर दिया। तो इस तरह से करके बनाना होगा बच्चों। तो ये आपको लगता है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखो बच्चों, ये जो नेक्स्ट रचना से जो कंस्ट्रक्शन से आया ये आसान है पहले की भांति, पहले के मुकाबले। तो देखो इसमें क्या करना है, इस तरह का चित्र लगभग बनेगा। इसमें बोला है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचना है और उसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु से 2 क्या खींचने हैं, उस पर स्पर्श रेखा खींचने हैं। कैसे बनेगा चलिए बताते हैं। देखो बच्चों सबसे फर्स्ट में क्या करना है, एक 10 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखा खींच लेना, ठीक है। और यहाँ पे O बिंदु में एक प्रकार का एक पॉइंट रख के, यहाँ पे देखो ऐसे प्रकार का एक पॉइंट रखना, और दूसरा 6 सेंटीमीटर का ले लेना। ऐसे प्रकार खुलेगा ना आपका, देखो ध्यान से ऐसे प्रकार खुलेगा, यहाँ पे पकड़ने वाला रहेगा। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लेना, है ना, और गोल गोल घुमा देना, तो आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन जाएगा, और ये इधर 10 सेंटीमीटर का पूरी रहेगा। तो इस तरह से चित्र बन जाएगा आपका, है ना, इस तरह का बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, देखो उसके बाद क्या करना है, PO को, जो PO रेखा है उसको लंब समद्विभाजन करना है। तो लंब समद्विभाजन कैसे करते हैं, तो प्रकार का एक यहाँ पे सिरा रखेंगे और एक आधे से थोड़ा दूर मतलब यहाँ इतना दूर में सिरा रख के, और एक ऊपर काटेंगे ऐसे करके और एक नीचे काटेंगे, और फिर यहाँ से भी काटेंगे, तो एक यहाँ कटेगा और एक यहाँ कटेगा, जैसे काटते हैं आप लोग, है ना। तो वही कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे O बिंदु पर लेके हम एक इसके लिए आधा से ज़्यादा लेके यहाँ पे डैश खींचे। लंब समद्विभाजक खींचना आप लोग जानते होंगे, है ना, कि किसी भी भुजा का जब लंब समद्विभाजक खींचना रहता है तो एक प्रकार में यहाँ रख के एक यहाँ पे कोण काटते, एक यहाँ काटते, फिर एक यहाँ से यहाँ काटते, यहाँ काटते, फिर मिला देते हैं। तो यही इन दोनों का लंब समद्विभाजक होता है ना। तो यहाँ से ऐसे खींच लेंगे, ठीक है, आधे से ज़्यादा लेके। और देखो इधर से फिर खींचेंगे, अब P साइड से, देखो O साइड से हमने 2 दे दिया, अब P साइड से जाके देखो काट रहा हूँ मैं, वही कर रहा हूँ, काट दिया हूँ दोनों, ठीक है। अब कट जाने के बाद देखिए ऐसा बनेगा, और ये जो रेखा मिलाएंगे ये दोनों का जो मतलब कि कटा हुआ जो बिंदु है, जो दोनों एक दूसरे को जहाँ पे प्रतिच्छेद किया, अगर वहाँ पे आपको हम मैच करवाएंगे बिंदु को, तो क्या बन जाएगा, इसका लंब समद्विभाजक बन जाएगा। मतलब ये हिस्सा, ध्यान दीजिएगा, ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर हो जाएगा। देखो अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए ये दोनों को मैंने मिला दिया, वही मैं कह रहा हूँ। तो देखिए ये दोनों लंब समद्विभाजक हो गए इसका, है ना, ठीक
ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों कि इसको केंद्र मानकर, देखो ध्यान से, हम एक और वृत्त मतलब वृत्त खींचेंगे। कैसे खींचेंगे देखो ध्यान से, आप लोग समझ में आ जाएगा, जो कि यहाँ और यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा, यहाँ पे और यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। देखो इसको हम लोग ले लेंगे अब त्रिज्या जो पहले हम यहाँ से यहाँ तक लिए थे अब वो नहीं लेना है। अब यहाँ से जो लंब समद्विभाजक खींचे, यहाँ से P से लेकर लंब समद्विभाजक और एक त्रिज्या की एक वृत्त की रचना करेंगे। देखो एक वृत्त की रचना कर दिया मैंने। अब देखो ये जो यहाँ पे काटा है यहाँ पे काटा है, यही दोनों बिंदु आपके मतलब कि स्पर्श रेखा यहाँ पे खींची जाएंगे। अगर इसे यहाँ पे मिला दोगे तो ये स्पर्श रेखा बन जाएगा बच्चों, ऐसे करके स्पर्श रेखा बन जाएगा। तो देखो हम लोग यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच भी दिए, ठीक है, मैच कर दिया, तो इसी तरह से आपका स्पर्श रेखा बनेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों अगर इसका लेंथ पूछेगा कि इसका लेंथ क्या होगा तिर्यक रेखा का, तो आप लोग पता होगा कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होती है। तो ये वाला देखो ये 6 सेंटीमीटर है, ये पुराना वाला वृत्त का त्रिज्या है, पुराना वाला वृत्त का, ठीक है। और ये इसका आपको पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, आप लोग को खुद माने थे, है ना। और ये 90 डिग्री होता है, जो भी स्पर्श रेखा होता है ना, वो 90 डिग्री का कोण बनाता है ना। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 10 है और ये 6 है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये कर्ण है, ये 10 सेंटीमीटर जो है ना वो कर्ण है, तो क्या सबसे लंबी भुजा है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये वाली भुजा को कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकाल सकते हैं बच्चों, समकोण के सामने की वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, याद रखिएगा, इसके सामने वाली भुजा को, ठीक है। तो क्या करेंगे कि 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो 10 दें 100 और माइनस 6 छक 36 कितना आएगा 64। तो 64 को अगर रूट अंडर करोगे तो 8 आएगा, तो वही 8 सेंटीमीटर का आंसर हो जाएगा। आप लोग को निकालने ये वाला आता होगा, ठीक है। तो इस तरह से करके इसको बना लीजिएगा। कौन कौन सा स्टेप्स लेना मैं बता दूं कि पहले सबसे पहले एक 10 सेंटीमीटर का लाइन खींचना, देखिए वही लिखा है, मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ। 10 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन खींचा है ना, और उसके ऊपर फिर मैंने उसको केंद्र लेके, एक सिरा को केंद्र लेके ए बी एक 10 सेंटीमीटर का त्रिज्या मतलब लाइन खींचा, रेखाखंड खींचा, बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा, ऐसे लिखिएगा। फिर ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा जो कि ए बी को सी पर प्रतिच्छेद करता है, ऐसे लिखिएगा, है ना, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ सुनते जाइए, ठीक है। अब AC को केंद्र मानकर, इस AC को त्रिज्या मानकर एक दूसरा वृत्त का रचना किया, जो कि वृत्त बी केंद्र वाले वृत्त को P और Q पर प्रतिच्छेद करता है। अब PA और PB को मिला दिया, यही दोनों PA और PQ को QA को मिला दिया, यही दोनों क्या हो जाएंगे, आपके स्पर्श रेखा हो जाएंगे। तो इस तरह से करके लिख देना है, ठीक है। तो आशा करते हैं बच्चों कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग जो आप लोग अगला क्वेश्चन उस पर चलते हैं। देखो बच्चों पिछले बार की तरह ही ये क्वेश्चन बनने वाला है, आप लोग को मैंने पहले भी बता दिया था। ये 14 नंबर क्वेश्चन है और ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते कैसे बनेगा। तो पासे पर अंकित 5 से बड़ी संख्याओं का एक निकालना था आपको। ऊपर एक सम संख्या का, एक भाज्य संख्या का। जब एक पासे को उछाला जाता है तो 5 से बड़ी संख्या क्या आएगा, तो सिर्फ 6 आएगा। 5 से बड़ी संख्या, याद रखिए 6 संख्याएं मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 6 आ सकता है। 5 से बड़ी संख्या क्या है, तो सिर्फ 6 है। सम संख्या कौन कौन है, तो 2, 4 और 6 सम संख्या है। भाज्य संख्या कौन है, 4 और 6। याद रखिए बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें से भाज्य संख्या कौन कौन है, 4 और 6 है। याद रखिए 2 भाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या, याद रखिएगा, ठीक है। और आपका एक भी भाज्य संख्या नहीं है, याद रखिएगा। जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंडक मतलब कि विभाजक होते हैं वही आपका भाज्य संख्या होता है। तो 4 और 6 हो जाएगा। और अंकित सभी संख्याएं क्या क्या है पासे में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही 6 वो आप लोग का वहाँ पे अंकित है। अब हम जानते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है बच्चों, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अतः एक पासे को जब एक बार उछाला जाता है तो 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो घटना के अनुकूल क्या है, मतलब कि 5 से बड़ी संख्या क्या आ सकती है, सिर्फ 6 आ सकती है। तो 6 चीज़ अंकित है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें से 6 सिर्फ एक ही बार ना आया, देखो एक बार, और 5 बार अलग अलग चीज़ें आएंगी, है ना। तो 1/6 हो जाएगा। घटना के अनुकूल 1 है और कुल परिणाम 6 है, कुल परिणाम 6 है ना। अब दूसरा देखो एक भाज्य संख्या है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या था, एक सम संख्या प्राप्त करने की संख्या। तो यहीं पे मैंने लिख दिया है कि पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या को मतलब कि आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सम संख्या कितने थे, 2, 4 और 6 थे, 3 थे, है ना। और कुल कितने थे, 6 थे। तो 3/6 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3/6 हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई मैंने लिख दिया है। अब इसी तरह से भाज्य संख्या मैंने बताया कि सिर्फ 4 और 6 सिर्फ भाज्य संख्या, तो 2 ही है। तो क्या हो जाएंगे, 2 और कुल कितने थे, 6, तो 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 हो जाएगा। तो देखो बच्चों इस तरह से मैंने सेक्शन बी भी आपका कंप्लीट करवा दिया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा है बच्चों। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। पार्ट 2 भी इसका मैं ले आऊँगा। सिर्फ सेक्शन सी बच गया, उसका भी मैं पार्ट 2 ले आऊँगा। थोड़ा सा वेट कीजिए। और जो आपका मॉडल पेपर 1 का जो सेट 1 का भी जो छूटा हुआ है उसका भी लेके आऊँगा, ठीक है। कोशिश करूँगा कि दोनों का पार्ट 2 एक करके दे दूँ एक ही दिन में, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और बहुत मेहनत लगती है बच्चों वीडियो तैयार करने में, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर किया कीजिए।
इतना मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, सिर्फ शेयर करना आप लोगों का काम है बस। और PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। फिर से मैं बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम से वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।